हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 6 क्लास की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की हमारी चल रही है उसके चैप्टर 7 का जो क्वेश्चन है वो करेंगे, मतलब सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसका समरी पार्ट हो चुका है, टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। जो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वहां से जाकर देख सकते हैं। 25 जुलाई से हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की है, हिस्ट्री की हम लोगों ने। गाइज, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी थी कि हमारा जो बैच है वो 5 अगस्त से शुरू हो रहा था आईएएस का। ठीक है, ये बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा था ये आईएएस पीसीएस दोनों के लिए था। यूपी ट्रिपल एससी का भी सिलेबस पूरा इसमें कवर किया जाएगा, लेकिन अब ये हो रहा है आपका 16 तारीख से। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इसका सिलेबस डिस्कशन मैंने आपको दे दिया है, बुक लिस्ट आपको दे दी है। अभी इसका प्रीवियस ईयर मुझे करवाना है, तो हम सोच रहे थे पहले ये वाला काम कंप्लीट हो जाए, जिससे हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट करें तो आपका ये टाइम बच जाएगा और हमको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और इस समय ना अभी हम मेरा जो एरिया है थोड़ा वो मुस्लिम्स एरिया में लगता है, तो हमारे वहाँ मुहर्रम हो रहा है। तो मुहर्रम में बहुत ज्यादा शोर होता है, क्लास लेने का टाइम नहीं मिल पाएगा। और मोस्टली बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि मैम शाम के टाइम में ही क्लास लीजिए, तो दोपहर का हो नहीं सकता और शाम में फिर शोर शराबा होने लगता है। तो ये है कि उसके दूसरे दिन राखी पड़ जाएगी, फिर 15 अगस्त हो जाएगा। तो ये डिसाइड किया गया है कि 16 अगस्त से ही इकोनॉमी की बजाय पॉलिटी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, बाकी जो करंट अफेयर की क्लासेस के लिए मैंने कहा था वो भी मुहर्रम की वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा होता है। ये है कि हाँ, 8 महीने का करंट अफेयर एग्जाम से पहले पहले, और बाकी जो साल भर का करंट अफेयर है वो हमें करना ही करना है। बाकी जो पीडीएफ आपके पास करंट अफेयर्स के जा रहे हैं उनको आप कंटिन्यू करिए। जो बच्चे किसी एक बच्चे ने सिर्फ मुझे आंसर लिख के दिया है, कोशिश करिए मैक्सिमम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे प्री के करने के लिए, प्री के, और फिर 10 मिलेंगे आपको मेंस के। तो आप लोग ये करके मुझे दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल भी आएगा और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ये सब तब होगा कि जब आप अपने हैंड से करेंगे, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, लेकिन उस पर चलना, उसे कंप्लीट करना, वो तो सब आपको ही करना है। ठीक है, ये अशोक के एम्पायर की बात की गई थी, उसके वॉर्स की बात की गई थी, उनकी लोकेशन मेन मेन क्या हुआ करती थी, टाइम ड्यूरेशन इनका क्या था, कितने शासक उस समय थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, और उसके बाद ये आपका अशोक। और कहाँ कहाँ से इनके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंपॉर्टेंट साइट इनकी पाटलिपुत्र और उज्जैन हुआ करती थी। चाणक्य कौन थे, हम और मेगास्थनीज की इंडिका कौन थी, सेलुकस कौन था, उसको किसने नियुक्त किया था, वो किसका इन्वेस्टर था, ये सारी बातें हम लोगों ने की हुई है। हमारी जो कौन सी क्लासेस है, हमारी जो समरी डिस्कशन की क्लासेस चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें। ठीक, और बाकी आपको पूरे चैप्टर्स के पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये है, इस सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है गाइस, मौर्य साम्राज्य में रहने वाले लोगों के व्यवसायों की सूची बने। बिल्कुल सिंपल है कि ये सूची आपसे इसलिए बनवाई जा रही है छोटे से फॉर्म में, जिससे आपको ये याद हो सके कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पर कौन कौन सा ट्रेड हुआ करता था, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस थे। ठीक है, और किस तरह से इन्होंने अपनी इनकम को जनरेट किया था। देखिए, एनसीईआरटी की एक खूबसूरती है कि उसने जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसमें वो डायरेक्ट जाकर उसके पॉइंट्स पर हिट किया है। ठीक, तो अब जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब सपोज डेट कि अब आपसे प्री में पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में रहने वाले लोगों के व्यवसाय कौन कौन थे, उसमें दे देंगे खेती, पशुचारण और बढ़ईगीर, और एक दे देंगे आपसे कोई मान लीजिए ऐसा वर्क जैसे टेक्निकल वर्क। तो अब आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाए या आपसे स्टेटमेंट में दे दिया जाए, तो आपको मिलाना पड़ेगा कि ये मौर्य साम्राज्य में था, गुप्त काल में क्या क्या काम होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या काम होते थे। तो ये सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन जब ये हमारे पास ऑप्शन में ऐसे सामने होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग में, यहाँ पे 4 साइडें होंगी और यहाँ पे 4 ऑक्यूपेशंस होंगे अलग अलग, और फिर आपको उनसे मैच करवाना होगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हाउ, अब ये कैसे। और आपको पता है कि 2018 के बाद से यूपी पीसीएस का जब से पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ है, तब से पीसीएस का पेपर बिल्कुल आईएएस के लेवल का हो गया है। तो अब आप ये, अब अगर कोई भी बच्चा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो वो ये सोचे कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अगर ये जो 25% सिलेबस है आपका, जो यूपी स्पेशल है जहां से क्वेश्चन भी बहुत रियर आते हैं,
उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आईएएस से अलग हो। ठीक है, फिर भी एक बार कोशिश है मेरी कि हम यूपी पीसीएस का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, 3-4 स्टेट्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर देंगे, मध्य प्रदेश का, जिससे आप ये श्योर हो जाओ कि हाँ आईएएस के लेवल का ही सारा का सारा हमारा सिलेबस है। बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पर आता है पर्टिकुलर स्टेट्स को लेके, और कहीं पर ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कहीं पर डिस्क्रिप्टिव, कहीं पर स्टेटमेंट वाले, बस ये थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, ये सब आपको पढ़ना ही है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना ही है, एथिक्स पढ़ना ही है, तो फिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके काम क्या क्या हुआ करते थे, फार्मिंग करना, पशुचारण करना, चुनई करना, बढ़ईगीर, पत्थर काट। अब वहां पर जो हमें इतने बड़े बड़े रॉक बिल्डिंग्स मिले हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उससे तो हमें पता ही है कि उनको पत्थर काटने की नॉलेज रही होगी। उसके ऊपर डिजाइनिंग से पता चलता है कि हाँ वहां पर क्राफ्ट्समैन भी रहे होंगे, ठीक है, स्टोन कटिंग मैन भी रहे होंगे। तो ये तो सिंपल सा है कि हमें जिस सोसाइटी में जिस तरह की चीजें मिलती हैं, उसके बस दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो हमारी लोकल नॉलेज रही होगी, या हमने फिर किसी फॉरेनर को बुला के करवाया होगा। अब जैसे कि जापान टेक्नोलॉजी से मेट्रो ट्रेन का बनना, और ब्रिटिश टेक्नोलॉजी से रेलवे का बनना, ठीक है क्या है, और हमारे वहां घोड़ा गाड़ी बनना। आपको ये पता होगा कि ये तीनों टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेज में हुआ है, और ये किस तरह से हुआ है ऑब्वियसली जितनी जिसको जानकारी थी। अब मेट्रो ट्रेन का कॉन्सेप्ट हमारे वहां नहीं था, हमने जापान से टेक्नोलॉजी ले ली, तो हम ये फॉरेन टेक्नोलॉजी से बना लिया। घोड़ा गाड़ी हमारे वहां जो क्या थी, हमारा इंडिविजुअल ओन था, इंडिजिनस एक नाम आपने सुना होगा, उसमें आपका पीएसएलवी जीएसएलवी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि ये भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जैसे अग्नि मिसाइल हो गई, ठीक है, विक्रम विक्रम वो कौन सी आपकी विक्रम करके एक है वो हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी अलग अलग सी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पर होगा, उनके करने वाले लोग अलग अलग होंगे, उनसे जुड़े हुए लोग होंगे। तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि अगर फार्मिंग हो रही थी तो फार्मिंग करने के लिए टूल्स भी रहे होंगे, उन टूल्स के साथ वहां पर सीड्स रहा होगा, सीड के साथ इरिगेशन व्यवस्था रही होगी, तो लेबर रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा एक क्या है जिसको बोलते हैं ना, एक हिरार्की का बन जाना, एक चेन का डेवलप हो जाना। और इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग समय में अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस थे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन के बाद जब हमने ऋग्वेदिक देखा है, तो ऋग्वेदिक से फिर अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की स्टेज को ही देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आप आपसे पूछा जा रहा है क्या करना है, आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स का मतलब बस इतना सा होता है कि आप कितना मेंटली प्रेजेंट हैं। मेंटली प्रेजेंट का मतलब ऑफिशियल कलेक्टेड, ठीक है, वहां पे जो ऑफिशियल फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। तो यहाँ से क्या लिया जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से टैक्स लिया जाएगा। अधिकारियों ने शासक के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्र से एकत्र किया, टैक्स किया। किन किन से लिया था ये मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स हुआ करते थे, हर्डर्स हुआ करते थे, क्राफ्ट पर्सनस हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था ये डायरेक्ट वाले थे। इनडायरेक्ट वाले में क्या करते थे, सपोज डेट ये भारत था, ये पाटलिपुत्र था, यहाँ गए इन्होंने जीत लिया, या यहाँ गए इन्होंने जीत लिया, तो यहाँ पे ये अपना गवर्नर नियुक्त कर देते थे, या यहीं के राजा को, या यहाँ के वो जो किंग हुआ करते थे उनको जीतने के बाद यहाँ पर उनको नियुक्त कर देते थे। अब ये उनको देता था, अभी डायरेक्ट यहाँ पे जाके टैक्स नहीं वसूल करते थे, ये टैक्स वसूल करके इनको देता था। लेकिन जो राजा का क्षेत्र हुआ करता था वहां पे डायरेक्ट हुआ करता था, ठीक है। शाही राजकुमार अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में जाते थे। तो अब ये कैसे जाएंगे, अगर शाही राजकुमार होंगे तो ये यहाँ पर कैसे जाएंगे, तो ऑब्वियसली राज्यपाल के रूप में जाते थे, ठीक है। किसके रूप में जाएंगे, जो प्रिंस होते थे ना। देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट था, देखा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये था, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इन्होंने यहाँ का क्षेत्र जीता, तो इन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर अपने बेटे को भेज दिया, यहाँ पे अपने बेटे या गवर्नर को भेज दिया। तो अब इन्होंने क्या करा, जो गवर्नर्स के रूप में प्रोविजंस में नियुक्त किए जाते थे,
वो किस में किए जाते थे, राजपाल के रूप में, गवर्नर के रूप में। तो ये भी एक अच्छा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य काल में प्रिंस जो थे वो किस तरह से शासन के लिए यूज किया जाता था, तो गवर्नर के रूप में किया जाता था, ठीक है। द मौर्य रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वेयर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। क्या करेंगे, सड़क, रोड, सी रूट्स, इन्हीं को ही कैप्चर करेंगे, तो वही उन्होंने किया। पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मौर्य ऑफिशियल विद। अब आपसे पूछा गया है वन क्षेत्रों के लोगों ने मौर्य अधिकारियों को दिया, तो ऑब्वियसली क्या देंगे, वहां पे जो एनिमल्स हुआ करता था, वहां के जो फॉरेस्ट में जो भी फ्रूट्स वगैरह हुआ करते थे, तो वही वो जंगल वाले उनको देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट था आपका क्या दिया करते थे, एलिफेंट्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वनोपज में जो आपके फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ठीक, वो सारी चीजें, और एनिमल्स, और हाथी, डियर वगैरह भी हुआ करते थे वहां पे। ऐसा नहीं था कि उस समय डियर नहीं हुआ करता था, वो भी हुआ करता था, ठीक है। इस ये करना है स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है यहाँ पे। उज्जैन वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। ये रॉन्ग हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे नहीं था उज्जैन, क्योंकि उज्जैन आपको कहाँ पे दिख रहा था, देखा था ना अभी मैप हम लोगों ने, देखिए ये कहाँ पे दिख रहा है आपको। उज्जैन ट्रेड के लिए यूज होता था, लेकिन ये देखिए, ठीक है, और ये हमारा है पाटलिपुत्र। लेकिन ट्रेड के लिए यहाँ पर उज्जैन नहीं मथुरा यूज होता था, ठीक। ये देखिए कनेक्टिविटी देगा, ट्रायंगल बनाएगा, तो ये मथुरा यूज होता था, उज्जैन नहीं होता था। क्लियर है। तो मैपिंग करते हुए चलिएगा, मैपिंग से आपको पता चलेगा। और आज भी देखिए मथुरा कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन एंशियंट टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था, किसके लिए, ट्रेड के लिए। फिर आपसे पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के विचारों को अर्थशास्त्र में लिखा गया, बिल्कुल नहीं, चाणक्य के विचारों को लिखा गया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र को डेवलप करा था, ठीक है, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका को करा था। दोनों ही टेक्स्ट बुक से हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की ही जानकारी मिलती है, लेकिन चंद्रगुप्त के विचारों को उसमें नहीं, चंद्रगुप्त साम्राज्य के जो रूल रेगुलेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर हुआ करता था, उसको लिखा गया है इसमें, ठीक है। और चंद्रगुप्त के मौर्य यानी उसकी बायोग्राफी, तो ये बायोग्राफी नहीं है, अर्थशास्त्र आपको प्रशासन की जानकारी है। और बायोग्राफी में और प्रशासन वाली बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कल बहुत डिफरेंस होता है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, फॉल्स है ये, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, सही है ये, क्योंकि हमने देखा है कि प्राकृत भाषा है, पाली है, खरोष्टी है, और ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट वेयर द प्रॉब्लम दैट अशोका वांट टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धमा। तो धम का परिचय देकर अशोक किन समस्याओं का समाधान करना चाहता था। सिंपली जब कलिंग विजय उसने 261 में किया था, तो उसका जो है जो हृदय परिवर्तन हो गया था, किन चीजों से हुआ था, खून खराबा और इन चीजों को देखकर हत्या से उसका जो है मन हट गया था। तो ऑब्वियसली अगर आपका मन किसी चीज से हट जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसी चीज से फिर भागेंगे और लोगों को बताएंगे कि ऐसा काम नहीं करना है अब, ठीक है। तो देयर वेयर आर नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट troubles Ashoka, people in the empire followed different religions and these sometimes led to conflicts। तो क्या था कि लोग क्या करते थे, बहुत सारे धर्म को फॉलो करते थे, क्योंकि हमने बात की थी ब्राह्मण की, फिर हमने देखा बुद्धा को, फिर देखा जैन को, फिर देखा उपनिषद लिखे जाने लगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जैन आ गए, तो धीरे धीरे क्या बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाने लगे, ठीक। तो इनके यहाँ तक आते आते बहुत सारे धर्म हुआ करते थे। अब ये परेशान थे कि अब किया जाए, तो इन्होंने बोला कि धम का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, धमा का। और धमा क्या करेगा, धम क्या करेगा, हमारा एक चीज को फॉलो करेगा, ठीक है। दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, वो नहीं किया जाएगा। परिवार में और पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे, वो नहीं होंगे। उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं का समाधान करना उनका कर्तव्य होगा, क्योंकि राजा अपनी प्रजा के लिए ही सब कुछ करना चाहता है, और प्रजा राजा की शिष्य
ना होकर क्या है, कोई गुरु शिष्य का रिलेशन नहीं था कि डांट डपट के हमें काम करवाना है। एज अ चाइल्ड ट्रीट किया था राजा ने अपनी प्रजा को, ठीक है। तो इसलिए वो ये छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे उनको वो दूर करना चाहता था, और चाहता था कि जो बलि का कॉन्सेप्ट है, जानवरों को मारने का कॉन्सेप्ट है, जो ब्राह्मण धर्म में बहुत ज्यादा प्रचलित था, उसको हटा दिया जाए। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dhamma? सिंपल सा है कि अशोक ने धम्म के संदेश को फैलाने के लिए क्या उपाय अपनाए थे। तो उन्होंने अपने, मैंने लिखाया था आपको, वहां पे समझाया भी था, ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज द धम्म महामाता who went from place to place teaching people about Dhamma. Ashoka got his messages इन स्क्रिप्ट ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। मैंने इंस्क्रिप्शंस की बात इनकी की थी। इंस्ट्रक्टिंग हैज ऑफिशियल्स टू रीड द मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड देमसेल्व्स। तो जैसे कि कलमा पढ़ा जाता था ना, सुना होगा, कलमा पढ़ा जाता था और मैसेजेस आते थे, तो जो लोग पढ़ना नहीं चाहते थे वो ढोल बजा के कस के सबको बुला लिया जाता था, एक जगह पर खड़े होकर इस मैसेज को डिलीवर करा जाता था। ही ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड सच एज द सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। ठीक है, तो उन्होंने बाहर का इजिप्ट, सीरिया, ग्रीक, यहाँ सब पे अपने मैसेंजर्स को भेजे। अशोका बिल्ट रोड्स, plants trees along these roads. He also dug well and built rest house besides the arranged for medical treatment for both human beings and animals. तो माना जाता है कि अशोक बहुत ही उदार राजा था, उसने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए थे, ठीक है, शेल्टर हाउस बनवाए थे, आश्रय गृह भी बनाए थे, ऑर्फनेज भी बनवाए थे, मेडिकल के लिए उन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनवाए थे, जैसे लोग अगर सफर कर कर आते हैं तो उनके स्टॉपेज के लिए भी जगह बनवाई थी। तो उसने काफी कुछ किया था, और उन्हीं सब में कहीं ना कहीं क्या किया था, उसने अपने धम्म के बारे में भी बताया था। ठीक, ऐसे मान लो उन्होंने पिलर्स लगवाए, यहाँ पे लोग जाते थे, धम्म के बारे में बताते थे, तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रचार प्रसार का काम करा। ठीक है, तो उन्होंने धम्म महामानता के नाम से जाने जाने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया, जो लोगों को धम्म के बारे में सिखाने के लिए जगह जगह पर जाते थे। अशोक ने अपने संदेशों को चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया। अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने संदेशों को उन लोगों को पढ़ें जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। उन्होंने अन्य देशों जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में धम्म के बारे में विचारों को फैलाने के लिए दूत भी भेजे। और अशोक ने इन सड़कों के किनारे सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, उन्होंने कुएं भी खुदाए और विश्राम ग्रहों का निर्माण किया, साथ ही इंसानों जानवरों दोनों के लिए अस्पताल भी बनवाए, ठीक है, या इलाज की व्यवस्था की। क्लियर है यहाँ पे? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। Why do you think slaves and servants were ill-treated? Do you think the order of the emperor would you have improved their condition? Give reason for your answers. तो ये क्या है कि आपके विचार में दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया गया? क्या आपको लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार होता है? अपने जवाब के लिए कारण बताएं। तो द स्लेव्स वर मोस्टली prisoners, मैंने prisoners of war and servants did manual jobs। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि जो राजा हुआ करता था, जब ये वॉर करने जाता था तो ये वहां के लोगों को दास बना के ले आता था। तो ये बहुत ही बड़ा तबका हुआ करता था, और ये क्या होते थे, गुलामों की तरह इनसे काम लिया जाता था। गुलाम शब्द यहाँ पर तो नहीं यूज हुआ है, लेकिन दास का हुआ है, लेकिन गुलामों की तरह इनको रखा जाता था, गुलामी करवाई जाती थी। ठीक है, देयर विल इल ट्रीटेड, the orders of the empire could have made the slaves free if the servants were ill-treated, the master could be punished। ठीक है, तो मास्टर्स मतलब उनके जो मालिक होते थे, दास ज्यादातर युद्ध के कैदी थे और नौकर छोटे छोटे काम करते थे, उनके साथ व्यवहार किया गया
सम्राट के आदेश से दासों को मुक्त किया जा सकता था, यदि नौकर के साथ बुरा व्यवहार किया गया हो तो, या स्वामी को दंडित किया जा सकता था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस आप मत समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद हमको अभी पूरा गुलाम वंश पढ़ना है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग टू सोहन वे द लॉइन्स आर शोन ऑन आवर करेंसी नोट्स। अब ये कह रहे हैं कि रोशन को समझाते हुए छोटा पैराग्राफ लिखे कि हमारे नोट पर शेर क्यों दिखाए जाते हैं। कम से कम एक अन्य वस्तु की सूची बनाएं जिस पर आप उन्हें देखते हो। तो सिंपल है कि क्यों बनाया जाता है, तो हम अपने करेंसी नोटों और सिक्कों पर जिन शेरों को देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। ठीक, उन्हें पत्थर पर उकेरा गया था और वाराणसी के पास एक विशाल पत्थर के स्तंभ के शीर्ष पर रखा गया था। इतिहास के ज्ञात सबसे महान शासकों में से अशोक के निर्देश पर स्तंभ और उसके जैसे अन्य लोगों के साथ साथ चट्टानों की सतह पर शिलालेख खुदवाए गए थे। अभी जब हम लोग कल्चर पढ़ेंगे तो कल्चर में जो ये जो लोटस है ना, ये इसको भी लोटस कहते हैं, ये पर्शियन लोटस है, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जो है वो सारनाथ क्या था, वाराणसी में सारनाथ बुद्ध का पहला उपदेश स्थल था, हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था। अशोक कौन थे, एक महान शासक के साथ बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, धम्म नीति में उनकी बौद्ध प्रसारण नीति भी शामिल थी। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर सारनाथ को जो सिंह वाला हम लोग देखते हैं ना कि एक मुख उसका ऐसे, एक सामने उधर है, एक पीछे है, ऐसे करके पूरा, तो ये सारनाथ का जो है वहां का है, तो पत्थर पे बनाया गया था। तो इससे पता चलता है कि पीपल किस तरह के वहां के रहते थे, किस तरह का नॉलेज उनको था, उसके साथ ही वो जो अशोक स्तंभ रहा है और बाद में उसके बाद भी किस तरह से स्तंभ बनवाए गए थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस वेयर carved on the pillars and other like it, as well as on rock surface on the instructions of Ashoka, one of the greatest rule known of the history. Loin capital from the Ashokan pillars and Sarnath has 4 loins थ्रू ओनली 3 कैन बी सीन। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप जैसे कि अब एक साइड से खड़े हैं तो ऑब्वियसली इतना ही देख सकते हैं ना, इसके पीछे वाला थोड़ी देख पाएंगे, और उधर से इंसान खड़ा होकर देखेगा तो इधर वाला लाइन नहीं देख पाएगा। इधर से देखेंगे तो इधर के 3 दिखेंगे, इधर से देखेंगे तो इधर के 3 दिखेंगे, मतलब एक टाइम में एक इंसान 3 लाइन को ही देख सकता है, इसीलिए ये बात इन्होंने मेंशन की है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये बात यहाँ पर मेंशन की है। सारनाथ में अशोक स्तंभ से शेर की राजधानी में 4 शेर हैं। सारनाथ में अशोक स्तंभ से शेर की जो राजधानी है, शेर की राजधानी में 4 शेर हैं। हालांकि केवल 3 को देखा जा सकता है क्योंकि चौथा शेर से ढका हुआ है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह अशोक राजधानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। क्लियर, वी कैन सी द लॉयन ऑन स्टैम्प पेपर्स ऑल्सो। तो ये हमें कई जगह देखने को मिल जाता है, स्टैम्प पेपर पर ऑब्वियसली मिलता है क्योंकि ऑफिशियल हम लोग इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सपोज यू हैड द पावर टू inscribe your orders what 4 commands would you like to issue। तो इन्होंने पूछा है कि मान लीजिए कि आपके पास अपने आदेश लिखने की शक्ति है और आप कौन से 4 आदेश जारी करना चाहेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे, ये तो आपकी एक्टिविटी है, आप धर्म को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं या ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, एनिमल के लिए बता सकते हैं, बच्चों के लिए बता सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका अपना दिल है कि आप यहाँ पर क्या लिखते हैं। चलिए ठीक है गाइस, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 हमारा हो चुका है। बाकी अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो पॉलिटी का स्टार्ट हो रहा है तो मैंने ये सोचा है कि पॉलिटी का सिलेबस ही हम आपका पहले ही अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास करने के टाइम में आपके माइंड में ना कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि सिलेबस क्या है, पेपर कैसा आता है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स क्या आती है ना, पहला पेपर क्वेश्चन कैसा आता है, दूसरा सिलेबस क्या है, तीसरा हाउ रीड, कैसे पढ़ें,
फिर करंट का इशू आता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये वाले जो हमारे हैं ना, बुक्स कौन सी पढ़े, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें, तो मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है, करंट कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हम करंट की क्लास स्टार्ट करने से पहले और यूपीएससी का जो हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट करने से पहले ही सब खत्म कर लेना चाह रहे हैं। अगर आपको सही लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम ये सही है कि नहीं है। देखिए हम 6 पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसमें से हम 2 कर चुके हैं। एक तो हो गया सिलेबस, दूसरी हो गई बुक्स, ठीक है। अब तीसरा है करंट कैसे पढ़ें, ठीक है। तो करंट का बहुत बड़ा इशू है, करंट कैसे पढ़ें, एक वीडियो इस पर भी बनानी है मुझे। एक इस पे बनाना है कि पेपर जो है ना, प्रीवियस पेपर, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, क्या करना है, और मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ये 6 पे जब हम टॉपिक बना लेंगे, अभी हमारा 16 अगस्त से पहले पहले आपको ये 4 वीडियो और मिल जाएंगे बेसिक्स वाले, कि आपका ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा इस कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। करंट अफेयर की क्लास चल रही है तो बीच में बच्चे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, मैम कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी मैगजीन लेनी है। अब पता चला कि सिलेबस चल रहा है तो मेंस पे फोकस है, मैम मेंस का आंसर कैसे लिखना है। फिर अब पता चला बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर ही नहीं देखा। तो सिंपल है कि हम पहले 5 साल के प्रीवियस ईयर के कुछ एक पेपर देख लें, जिससे आपका ये डाउट्स क्लियर हो जाए कि पेपर कैसे देखना है, करंट अफेयर्स कैसे करना है, बुक्स क्या होंगी, सिलेबस क्या होंगे, मेंस आंसर राइटिंग क्या होंगी, किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए स्टडी की। तो बस ये हमारा जो डिले हुआ है ये इन्हीं कारणों से हुआ है, और एक मेजर इशू साउंड का भी था, हम उसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। और कौन कौन बच्चे चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह से चले, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू गाइज, बाय।